हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी एजुकेशन एंड ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्य ऊर्जा तथा सामर्थ्य, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कार्य को समझ लेते हैं। तो जो हमारा कार्य होता है, कार्य कार्य तो कार्य का हम डिफिनेशन आपको दे रहे हैं। कार्य कब होता है? जब, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए ये तल है, ठीक। उसके बाद ये कोई पिंड है। अब इस पर हम इस प्रकार से बल लगाते हैं, यफ बल, और यहाँ पे ऊपर की ओर लगता है और एक इधर की ओर बल लगता है। तो ये हमारा जो बल लगता है, इसको हम बोलते हैं एफ साइन थीटा, और इसको एफ कॉस थीटा। तो फ्रेंड्स, जब हम इस पिन पर बल लगाते हैं, तो अगर हम इधर से बल लगाएंगे तो ये इसी दिशा में विस्थापित हो जाएगा। तो मान लीजिए पिंड यहाँ पे है और कुछ दूर तक विस्थापित होकर यहाँ पे चला गया, तो हम बोलेंगे कि हमने कार्य किया है। तो यही है कि हम जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो उसी दिशा में विस्थापित हो जाती है। देखिए, वो इतना विस्थापित हो गया, तो हम बोलेंगे कि इसमें कार्य हुआ है। तो मैं इसका डिफिनेशन लिख कर आपको बता दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यदि किसी पिंड पर बल आरोपित किया जाता है, बल इस पे आरोपित किया जाता है और पिंड अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है, तो इस प्रक्रम को बल द्वारा कार्य किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सूत्र होगा, यफ वर्क का W होता है। तो W बराबर जो बल है, हम किसी वस्तु बल लगाते हैं तो उसी दिशा में विस्थापित हो जाता है। यस, विस्थापित को हम यस से प्रदर्शित करते हैं और बल F से, तो F इंटू एस, ये हमारा बल हो जाएगा। यदि आपको शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं यफ, तो वह यस दूरी विस्थापित हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि वस्तु द्वारा कार्य किया गया है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, यहाँ पे बल इसी दिशा में हो रहा है तो एफ कॉस थीटा लिख सकते हैं, एफ यस कॉस थीटा। तो डब्ल्यू बराबर एफ इंटू कॉस थीटा। तो जो है, इसको हम जूल से प्रदर्शित करते हैं, कार्य को जूल से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी जो बीमा होती है, बीमा ml पर 2 तथा t पर -2 होती है। इसकी जो बीमा होती है, चूंकि एफ वेक्टर में इसका मान देखिए, वेक्टर में एफ वेक्टर एस वेक्टर बराबर मॉड एफ वेक्टर इंटू मॉड एस वेक्टर और कॉस थीटा। तो हम लिख सकते हैं, या ये नियत बल है, जब उसकी जो बल लगे वो एकदम समान बल लगे, तब ये फॉर्मूला है। तो देखिए, नियत बल के लिए हमारा हो जाएगा यफ वेक्टर यस वेक्टर बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो हमारा यही हो जाएगा नियत बल के लिए। तो फ्रेंड्स, अब आप ये समझ गए होंगे, तो आगे चलते हैं कार्य का निरपेक्ष मात्रक। तो फ्रेंड्स देखिए, अगला है हमारा कार्य का निरपेक्ष मात्रक। तो कार्य का निरपेक्ष मात्रक वो होता है जो, जब हम किसी वस्तु पर, मान लीजिए ये वस्तु है, इस पर हम 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, इस प्रकार
1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, एफ 1 न्यूटन। तो ये अगर हम इस पर बल लगाएंगे तो ये कुछ दूर तक विस्थापित हो जाएगा। मान लीजिए 1 मीटर तक विस्थापित हो गई, 1 मीटर तक विस्थापित हो गई, तब इसमें कार्य 1 जूल होगा, ठीक है। और एसआई पद्धति में इस कार्य को निरपेक्ष मात्रक कहते हैं। तो मैं इसका डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कार्य का निरपेक्ष मात्रक किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर उसे बल की दिशा में 1 मीटर तक विस्थापित करने पर किया जाता है तो 1 जूल तुल्य कार्य होता है, मतलब कि 1 जूल के समान कार्य होता है, 1 जूल के बराबर मतलब कार्य होता है। तो एसआई पद्धति में इस कार्य का निरपेक्ष मात्रक कहते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन और 1 मीटर, मतलब कि 1 न्यूटन का बल और इंटू 1 मीटर तक विस्थापन। तो हमारे यहाँ सूत्र हो जाएगा। तो W बराबर हम लिख सकते हैं 1 जूल, यहाँ पे हम W बराबर लिख सकते हैं 1 जूल। तो हमारा W बराबर 1 जूल हो जाएगा। अब देखिए सीजीएस पद्धति में कार्य का निरपेक्ष मात्रक क्या होता है। तो सीजीएस पद्धति में कार्य का निरपेक्ष मात्रक, कार्य का निरपेक्ष मात्रक सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है, तो इसे हम अर्ग बोलते हैं। तो 1 अर्ग बराबर 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। और देखिए 1 जूल बराबर 1 न्यूटन और 1 मीटर, न्यूटन और मीटर। और 1 जूल बराबर हम 10 के पावर 5 डाइन इंटू 100 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। 1 जूल बराबर 10 के पावर 5 डाइन इंटू 100 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है 100 सेंटीमीटर। अब हम इसको बोल सकते हैं 1 जूल बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। जब इसका हम गुणा करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 10 के पावर 5 7, मतलब कि जो दो जीरो है इसमें आ जाएंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा और ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 1 सेंटीमीटर में है। तो हमारा हो जाएगा, जो सूत्र होगा 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। ये वो वाला अर्ग नहीं है जिसे आप समझते हैं, जो छठ में बताया जाता है, अर्ग डाला जाता है, वो वाला अर्ग नहीं है, ये दूसरा अर्ग है। तो समझ गए होंगे आप। तो आगे चलते हैं गुरुत्वीय मात्रक पे। तो फ्रेंड्स देखिए अगला है हमारा गुरुत्वीय मात्रक। तो गुरुत्वीय मात्रक क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को विस्थापित कर देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हो गई, तो इसमें जो कार्य किया गया है W बराबर, जिसमें कार्य होगा हमारा इतना दूर तक, तो उसी को गुरुत्वीय मात्रक कहते हैं, एकांक गुरुत्वीय मात्रक कहते हैं। तो गुरुत्वीय मात्रक का मैं आपको परिभाषा दे रहा हूँ। देखिए, यदि एकांक गुरुत्वीय बल द्वारा वस्तु को एकांक दूरी तक विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य एकांक गुरुत्वीय मात्रक कहलाता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा होगा एक
किलोग्राम भार मीटर बराबर 1 किलोग्राम भार इंटू 1 मीटर। तो जो हमारा गुरुत्वीय मान का मात्रक होता है उसका मान होता है 9.8। तो जब हम इसका 1 में गुणा करेंगे तो वही होगा हमारा, और इंटू 1 तो इसका भी हमारा हो जाएगा 9.8 जूल। कार्य का मात्रक जूल। तो अब आगे देखते हैं इसमें। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। और 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, और 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, ये भी देखिए। 1 कैलोरी बराबर हम होता है 4.681 जूल। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो फ्रेंड्स ये कुछ इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला है कार्य के प्रकार। तो कार्य के प्रकार में धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य। तो जो हमारा धनात्मक कार्य होता है जब बल और विस्थापन के मध्य, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए चित्र के माध्यम से देखिए। इस पे बल, मान लीजिए इधर का हम लोग बल लगा रहे हैं, इस साइड यह बल, और विस्थापन इधर का हो रहा है, यस विस्थापन यफ कॉस थीटा। तो जब ये इसमें जो बना कोण होगा हमारा 90 अंश होगा। तो देखिए धनात्मक कार्य कब होगा, जब जो बल और विस्थापन के मध्य जो है बना कोण है, जब इसका मान 90 अंश से कम रहेगा तो धनात्मक कार्य होगा, और 90 अंश से अधिक रहेगा तो ऋणात्मक कार्य होगा। तो फ्रेंड्स अब धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य समझ होंगे। तो ऋणात्मक कार्य भी तो ऋणात्मक कार्य है हमारा जब 90 अंश से अधिक हो, जब ये बल और विस्थापन 90 अंश से अधिक हो तो हमारा ऋणात्मक कार्य होगा, और जब बल और जो विस्थापन है उससे अगर जो मान है 90 अंश से कम हो तो हमारा ऋणात्मक कार्य होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 स्मॉलेस्ट एंड बराबर थीटा ग्रेटर दैन 90। तो मतलब कि जब हमारा 90 अंश से कम हो थीटा तो हमारा धनात्मक हो जाएगा, और जब हमारा 90 अंश से थीटा अधिक हो और 270 अंश से कम हो तब हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ क्या समझ गए होंगे ये। तो आगे चलते हैं। तो आगे हमारा संरक्षी बल और आरक्षी बल। तो फ्रेंड्स जो हमारा संरक्षी बल है और असंरक्षी बल, तो संरक्षी बल और असंरक्षी बल देखिए ये बहुत ही आसान है। तो देखिए आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये एक पथ है, ये पथ है, यहाँ से मान लीजिए हमको चलना है यहाँ तक। तो इसको आप मान लीजिए
कि ये P है, ये Q है, और ये जो हमारा पथ की दूरी है वो A है, और ये पथ की दूरी B है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा संरक्षी बल होता है, ये जो ये पथ है, पथ पर ये निर्भर नहीं करता। मतलब कि जो पिंड इस पे गति कर रहा है वो पथ पर निर्भर न करके इसके प्रारंभिक U तथा अंतिम V की स्थिति को डायरेक्ट प्रदर्शित करता है। मतलब कि इसके प्रारंभिक और स्थिति मतलब कि इसके पथ पर निर्भर न होकर इसके प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। तो इसमें जैसे कि हम इस प्रकार जा रहे हैं, इधर से A से घूमते हुए P की तरफ, और इधर से B से घूमते हुए P की तरफ। तो इसमें जो पिंड की गति होगी वो इस गति को न लेकर इसको डायरेक्ट U से Q से और P की दूरी को मापा जाता है। तो इसे संरक्षी बल कहते हैं। मतलब कि पूरा गति को नहीं लेना है। और जो असंरक्षी बल होता है वो ठीक इसी का उल्टा होता है। मतलब कि उसमें ये जो दूरी है उसको भी लिया जाता है। मतलब कि ये पथ के साथ साथ दूरी के साथ साथ ये पथ पर भी निर्भर करता है। तो इसे असंरक्षी बल कहते हैं। तो इस पे जो किया गया कार्य है, पिंड प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के साथ पिंड द्वारा तय किए गए पथ पर भी निर्भर करता है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं। तो इसमें हमारा जो होता है, पिंड को यहाँ से U मतलब Q, A और V के अनुदिश ले जाने में जो किया गया कार्य है। तो देखिए, तो ये हमारा संरक्षी बल के लिए है। देखिए, पिंड Q, A, V की अनुदिश मतलब कि इसी दिशा में कार्य कर रहा है। कृत कार्य, अनुदिश कृत कार्य मतलब कि वहां तक ले जाने में कार्य। W बराबर समाकलन DS, और ये हमारा जो हो जाएगा A और B। तो इसके लिए ये है। और जब Q, B और V जब इस प्रकार कृत कार्य हो इसके अनुदिश, तब देखिए पिंड Q, B, V के अनुदिश बिंदु तक ले जाने में कृत कार्य। तो हमारा हो जाएगा W बराबर, यहाँ पे हमारा A हो जाएगा, B हो जाएगा और FD cos। मतलब कि यहाँ से भी उतनी ही दूरी है और यहाँ से भी उतनी ही दूरी है। तो ये हमारा हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो जो हमारा अगला है ऊर्जा। तो ऊर्जा किससे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहते हैं। तो ये शॉर्टकट में है, किसी वस्तु द्वारा जो कार्य करने की क्षमता होती है ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कहलाती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो कार्य का जो मात्रक होता है वह, तो इसका मात्रक क्योंकि ऊर्जा और जो कार्य होता है वो दोनों का जो माप होता है वो एक ही होता है, इसीलिए जो कार्य का मात्रक है वही ऊर्जा का मात्रक होगा। तो इसका मात्रक जूल होता है।
और जो इसका एसआई पद्धति में जो इसका वो होता है, सीजीएस पद्धति में ऑर्ग होता है। सीजीएस पद्धति में इसका मान ऑर्ग होता है, जिसका मात्रक होता है। और इसका जो विमीय सूत्र होता है बीमा, जिसका बीमा होता है ml पर 2 और t पर -2, ml पर 2 और t पर -2 होता है। तो फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला है द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता। तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक नामक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य या बराबर होते हैं। मतलब कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने बताया अल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने अपने शोधों के अनुसार बताया, सन 1905 ईस्वी में बताया, द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य या बराबर होते हैं। तो उन्होंने एक सूत्र दिया कि जो ऊर्जा होगा और द्रव्यमान mc², ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब कि यहाँ पे c जो हमारा है वो निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो c निर्वात में प्रकाश की चाल। तो जो हमारे निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा निर्वात में चाल होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्वायर हटेगा। तो जो हमारा यम है वो द्रव्यमान है और ई हमारा ऊर्जा है। तो ऊर्जा जो है द्रव्यमान के समतुल्य या बराबर होती है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो अगला है हमारा गतिज ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा में ये सब आते हैं। यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार, तो यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार में हमारा पहला है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा में जैसे कि मान लीजिए कि कोई वस्तु, मतलब कि गति के कारण जो कार्य करने की जो क्षमता उसमें निहित होती है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई बंदूक से गोली को फायर कर दिया है। अब उसको जितनी उसमें गति मतलब उसमें है वो उतनी दूर तक जाएगी, उसके बाद ही वो नीचे की तरफ गिरेगी। मतलब कि उसमें जितनी उसमें गति उसमें समाहित है, निहित है, तो उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उत्पन्न गति के कारण जो कार्य करने की जो उसमें क्षमता निहित होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स यदि कोई वस्तु का द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है तथा v वेग से गतिशील है, तब जो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो जो गतिज ऊर्जा होगी k बराबर 1/2 mv², ये हमारी गतिज ऊर्जा होगी। तो सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो अर्ग होता है और इसका विमीय सूत्र आपको मालूम ही है, ml पर 2 और t पर -2। तो जो हमारा अगला है स्थितिज ऊर्जा।
तो फ्रेंड्स हमारा अगला है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो इसमें देखिए स्थिति मतलब स्थिर हो, मतलब कि जब कोई पिंड स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए स्थितिज ऊर्जा जब किसी पिंड में उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई टरबाइन है। अब मान लीजिए ये कोई टरबाइन है, इस पे इस प्रकार कुछ पत्तियां लगी होती हैं। इस प्रकार कुछ पत्तियां लगी होती हैं और ये मान लीजिए कि एक बांध है, इसमें जल संचित है, इसमें मान लीजिए जल भरा हुआ है। तो जब इसमें संचित जल गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होती है, इसमें गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के कारण ये जब बांध से जब ये पानी इस पे गिरेगा तो जो टरबाइन होगी वो घूमेगी। जब घूमेगी तो इसमें स्थिति ऊर्जा उत्पन्न होगी और इसमें जो हमें विद्युत धारा प्रवाह मिलेगी। तो अब जो हमारा अगला है ऊर्जा संरक्षण का नियम, जो कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। इसको याद करना आपको ज़रूरी है बहुत। तो ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा। जैसे कि इस नियम के अनुसार ऊर्जा जो होती है उसमें संरक्षण का मतलब ये है कि उसको संरक्षित नहीं किया जा सकता, मतलब कि उसे नहीं उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। बस जो एक जो दूसरे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि मतलब कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, बस ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है और नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, बस एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जैसे कि ऊर्जा में कुछ रूपांतरण के मैं आपको उदाहरण बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए बिजली के बल्ब को जलाने के लिए इसमें जो विद्युत ऊर्जा होती है वो उसमें ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो और जो घरों में जैसे बिजली उपकरण में जो उपयोग किया जाता है तो उसमें जैसे फ्रिज, कूलर, पंखा आदि इत्यादि विद्युत ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैं ऊर्जा संरक्षण का नियम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो मैंने आपकी कुछ इसके उदाहरण भी बता दिए हैं। तो आगे चलते हैं, जो हमारा है यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। जो मैंने आपको नियम बताया वो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम था और यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण भी ये भी बहुत महत्वपूर्ण नियम है। तो जो यांत्रिक संरक्षण का नियम होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, मान लीजिए दो ऊर्जा हैं, इनका योग सदैव स्थिर रहता है। मतलब कि जब निकायों पर कार्य करने वाला गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में तथा स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है, परंतु इसका जो प्रत्येक क्षण में उनका जो योग होगा वो नियत रहता है। तो इसको यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आपको समझा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, तो गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव स्थिर रहता है। अनेक निकायों पर कार्य करने वाला स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में तथा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। तो परंतु इसका प्रत्येक क्षण इनका जो योग होता है वो नियत रहता है। तो इसको यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण कहते हैं। मतलब कि जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी और जो गतिज ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन इनका जो योग होगा पहले जैसे यहाँ पे योग था वैसे ही उनका योग नियत रहेगा। मतलब हमेशा वो
साथ ही रहेगा, मतलब बराबर रहेगा, गति करने से पहले या गति करने से बाद में, दोनों इसी जगह बराबर रहेगी। जैसे कि इसका एक उदाहरण है कि गुरुत्व के अगर अधीन कोई वस्तु गिरती है, मतलब कि नीचे की ओर कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से जमीन पर गिर रही है, तो ये नीचे की ओर गति करेगी। तो जब ये गति करेगी तो इसमें u बराबर 0 हो जाएगा, मतलब कि ये गुरुत्व के अधीन कार्य करेगी। तो ये यांत्रिक संरक्षण ऊर्जा का एक ये उदाहरण है, गुरुत्व के अधीन कार्य करेगी। और एक और है जो कि सरल लोलक में ऊर्जा गति। तो सरल लोलक में क्या होता है कि जो हमारा ये आपने दोलन देखा होगा, कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से लटका होता है, तो इसमें कुछ गति होती है, कुछ इस प्रकार से गति होती है, कुछ इस प्रकार से गति होती है। तो इसमें जब जो ये एक विराम अवस्था में पड़ी रहती है, जब एक ये ऊपर की तरफ जाती है तो इसको इस प्रकार से टक्कर मारती है, तो ये दूसरे को टक्कर मारती है, तो ये इस प्रकार गति करती रहती है। तो फ्रेंड्स इसमें जो इसके मध्य जो गति होगी, जब तक इसकी कुल ऊर्जा खत्म ना हो जाए तब तक ये रुकेगी नहीं, मतलब कि ये इस प्रकार चलती रहेगी। तो यही इसके कुछ उदाहरण है। और अब आगे चलते हैं, जो कि हमारा शक्ति है, सामर्थ्य, जो कि हमारा अंतिम है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझिएगा। तो शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य जिसे हम पावर बोलते हैं, पावर। तो फ्रेंड्स इसमें जो शक्ति और सामर्थ्य में इसका जो शॉर्टकट में परिभाषा होगा कि कार्य करने की जो समय दर होती है, मतलब जितने में मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक कार्य किए, यहाँ से और यहाँ तक कार्य किए, तो इसमें जितना हमारा कार्य हुआ वर्क, तो उसकी समय दर, मतलब इस इतने में जो हमारा टी का मान होगा, जो समय जिसमें उतना हमारा जो समय उसमें लगा, तो उसी को शक्ति या सामर्थ्य बोलेंगे। जैसे कि इसमें ना ये है कि जो वस्तु और या व्यक्ति द्वारा जो कार्य किया गया परिणाम है वो समय पर निर्भर नहीं करता। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति मान लीजिए P और Q हैं, ये दोनों क्रमशः एक कार्य को मान लीजिए ये 2 मिनट में पूर्ण करता है, 2 मिनट में, और ये उसी कार्य को 4 मिनट में पूर्ण करता है। और जो P व्यक्ति है वो Q व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली कहा जाएगा, क्योंकि जो कि ये Q है वो उतने ही कार्य को 4 मिनट में पूर्ण कर रहा है, और जो P है वो 2 ही मिनट में उसको पूर्ण कर दे रहा है, मतलब कि ये थोड़ा जल्दी काम कर रहा है, ये थोड़ा देरी में काम कर रहा है, मतलब कि इससे ज़्यादा शक्तिशाली ये है, मतलब कि इसमें ज़्यादा पावर है, इसलिए ये 2 मिनट उतने उसी कार्य को 2 मिनट में पूरा कर लिया, और ये Q 4 मिनट में पूरा कर रहा है। तो जो व्यक्ति का जो P सामर्थ्य को P से प्रदर्शित करते हैं, तो P जो व्यक्ति है, व्यक्ति Q से अधिक है, मतलब कि P का जो सामर्थ्य है Q से अधिक है। तो इसका मैं डिफिनेशन आपको लिख के बता दे रहा हूँ। तो देखिए, कार्य करने की जो समय दर को सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। तो इसे P से प्रदर्शित करते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सामर्थ्य या शक्ति बराबर कार्य किया गया कार्य बटे में समय, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं सामर्थ्य को हम P से प्रदर्शित करते हैं और कार्य को W से और बटे में समय को T से। तो ये हमारा सूत्र हो गया P बराबर W बटे में T। तो देखिए अब इसमें यह जान लीजिए कि यह जो शक्ति होती है वो सदिश राशि है, मतलब कि अदिश राशि है। आपको मैं एक सदिश और अदिश का मैं आपको एक ट्रिक अगले वीडियो में बता दूंगा, जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं और कभी भूल नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स उसका
लिंक मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो चलिए, तो इसका जो विमीय सूत्र होगा, विमीय सूत्र या तथा मात्रक, मतलब कि इसका मात्रक क्या है और इसका विमीय सूत्र क्या है। तो इसका जो विमीय सूत्र होगा, विमीय सूत्र, जो हमारा विमीय सूत्र होगा ml2, ml पर 2 और t पर -3। कैसे? अब देखिए ये कैसे हुआ है। चूंकि हमको पता है कि जो कार्य क्या होता है, W बराबर ml पर 2 t पर -2, ये हमारा होता है। और t का हमारा t भी होगा। तो देखिए P बराबर W बटे में T, मतलब कि ml2 पर ml पर 2 और t पर -2 बटे में t। तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर ml पर 2 और t पर -3। यही हमारा विमीय सूत्र हो जाएगा, जो कि पावर का P का विमीय सूत्र हो जाएगा। और जो शक्ति होता है वाट से प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि जो हमारा शक्ति होता है उसे वाट में प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।